हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीडरशिप जेई। मेरा नाम देवांश मिश्रा है और आज के इस लेक्चर में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन और थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे और दोनों ही छोटा टॉपिक है। ठीक है, फिजिक्स के लिए ये छोटा टॉपिक है, मतलब फिजिक्स में एज सच इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस छोटे मोटे रूल्स हैं जो कि आपको फिजिक्स के लिए पता होने चाहिए। ठीक है, एज सच कोई ऐसा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन जितने भी मैथ्स के बच्चे हैं वो उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनको 12th में पढ़ाया जाएगा खूब अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट कर रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा और डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तुम नए हो, और नोटिफिकेशन बेल दबा दो जल्दी से, क्योंकि आपका क्लास 11th पूरा खत्म होने वाला है इस साल। पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स चलाएंगे और एडवांस के बच्चे हो, नीट के बच्चे हो, अच्छे से प्रिपरेशन करो। और पूरा लेक्चर तुम कंसीडर कर सकते हो अगर तुम एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। पूरा लेक्चर आंख बंद करके तुम देखो, उसके बाद तुम क्वेश्चंस को खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। तुम एडवांस के लिए धीरे धीरे करते करते पूरे ईयर वाइज प्रिपेयर होते जाओगे क्लास 11th के लिए। और 12th की भी, अगर 12th का भी लेक्चर से स्टार्ट करना है तो हमको कमेंट करके नीचे बता दो कि 12th का भी स्टार्ट करिए, तो 12th का फिर स्टार्ट हो जाएगा और रिस्पॉन्स करो उस हिसाब से। ठीक है, तो ये अपना सिनेरियो है और सपोर्ट करो खूब अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, फिर जल्दी से मैक्सिमा मिनिमा देखेंगे। आधे घंटे में दोनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, आज का टॉपिक है अपना डेफिनेट। डेफिनेट स्पेलिंग देख लेना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, अच्छा सर, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अच्छा, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि जब अगर मान लो कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, कोई फंक्शन है अपना y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा सर, कोई फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो जब हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, जब हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, तो क्या ये कैपिटल एफ एक्स प्लस सी मिल जाता है? ये कैपिटल एफ एक्स क्या है? आफ्टर द इंटीग्रेशन जो वैल्यू आती है वो कैपिटल एफ एक्स है। ठीक है, और प्लस सी क्या है? एक कांस्टेंट हमेशा जो है, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट हमेशा आता है, हाँ कि ना? उस कांस्टेंट का भी मतलब भी हम तुम लोग को पिछले वाले लेक्चर में समझाए थे। नहीं देखे हो तो जल्दी से जाके देखो। ठीक है, तो इस कांस्टेंट का मतलब भी अच्छे से हम तुम लोग को समझा के रखे हुए थे। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लेकिन अब डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है? डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है सॉल्विंग द इंटीग्रेशन अंडर द लिमिट्स। जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कि हम एक, ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स, इस फंक्शन को जो है हम क्या किए? इस फंक्शन को हम लोग क्या कर दिए? इंटीग्रेट किए और लिमिट के अंदर इंटीग्रेट किए। लिमिट हम लोग रख लेते हैं ए से बी तक। इसका मतलब और अच्छे से समझाएंगे, चिंता मत करना। एक फंक्शन है एफ एक्स, उसको हम लोग ए से बी तक क्या कर लिए? इंटीग्रेट कर लिए। उस फंक्शन को क्या किए? ए से बी तक इंटीग्रेट कर लिए। तो ध्यान से देखो, अब इस फंक्शन में दो तीन बातें सुन लो। ये फंक्शन जो होता है इसको बोलते हैं, इस फंक्शन, ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। बी क्या है? अपर लिमिट है। ये लिमिट लगाना इसको बोलते हैं, जो ए से बी बोल रहे हैं ये लिमिट लगाना इसको बोलते हैं। लिमिट मतलब औकात सेट करना। लिमिट मतलब औकात सेट करना, हाँ ना बोलते रहो। ये बी क्या है? अपर लिमिट। ये बी क्या है? अपर लिमिट है। और ए क्या है? लोअर लिमिट है सर। ए क्या है? लोअर लिमिट है। अब सर इसको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो ध्यान से देखो, हम ऊपर लिख ले रहे हैं। मान लो कोई फंक्शन है, ये इस तरीके से दे रखा है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? ए से बी दे रखा है तो अपर लिमिट, फंक्शन को सॉल्व इंटीग्रेट करना है, पहले फंक्शन को सिंपली इंटीग्रेट कर लो। इस लिमिट से कोई मतलब नहीं है, इस लिमिट से कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही तुम फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल एफ एक्स आ गई इंटीग्रेट करने के बाद। तो जैसा ही इंटीग्रेट किए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल एफ एक्स। और इस कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू आने के बाद तुम इसको आगे कैसे ले जाओगे? कैपिटल एफ एक्स आ गया, अब लिखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ बी, एक्स की जगह बी पुट कर दिए, प्लस सी, क्योंकि सी कांस्टेंट एक आएगा साथ में, और माइनस में एफ ए, लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहां पे भी सी आएगा साथ में, हाँ की ना? हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया। अपर, ये क्या किए हैं? ये अपर लिमिट की वैल्यू रखे हैं, ये अपर लिमिट है, ये लिख दे रहे हैं। ये अपर, एक्स पे अपर लिमिट की वैल्यू रखे हैं, क्या रखे हैं? एक्स में अपर लिमिट की वैल्यू रखे हैं। और ये कहां क्या किए हैं? एक्स में लोअर लिमिट की वैल्यू रखे हैं, लोअर लिमिट। देखो लिख दे रहे हैं यहां पे, एक्स में अपर और लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट की, लिमिट की वैल्यू रखे हैं, रखे हैं।
एक्स में क्या किए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखे हैं। तो अब ध्यान से देखो, जब ये माइनस साइन ओपन होगा तो क्या सी सी कैंसिल हो जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। सी कैंसिल हो गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। और ये कैपिटल एफ ए क्या है, ये फंक्शन है आफ्टर द इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेट किए तो एक्स की वैल्यू यहां पे रख लो, हाँ कि ना। हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो क्या ये छोटी सी बात तुम लोग को समझ में आई डेफिनेट इंटीग्रेशन की, हाँ सर समझ में आ गई। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी सुन लो, इसका मतलब क्या होता है ये भी सुन लो। तो अभी इस मतलब को और अच्छे से हम समझाएंगे। मान लो कि अपना एक ग्राफ है, यहां पे x की वैल्यू रखते जा रहे हैं और ये y की वैल्यू मिलती जा रही है, और y क्या है, y तो fx ही है ना, y क्या है अपना, y fx है। x की वैल्यू रख रहे हो, y की वैल्यू मिल रही है, यानी कि fx की वैल्यू मिल रही है। तो मान लेते हैं कि इसका कर्वेचर कुछ इस तरीके से आ गया, मान लेते हैं इसका कर्वेचर ऐसे आ गया, इसका कर्वेचर क्या आ गया, ऐसे आ गया। और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, इस पॉइंट को कि ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट है, और ये पॉइंट को मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये बी पॉइंट है। ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है। अब इस फंक्शन को हम लोग क्या कर दिए, इंटीग्रेट कर दिए, और लिमिट ए से बी तक क्या किए, ए से बी तक, इसी को बोलते हैं ए से बी तक क्या किए हम लोग, इसका डिफिनिट वैल्यू निकाल लिए। तो यहां पे ध्यान से देखो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी था, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी नहीं था, इसीलिए इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, हाँ कि ना। हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा और डिटेल करके थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इस चीज को ही समझने की जरूरत है आप लोगों को, और किसी बात की और किसी बात को समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बात को हम लोग समझेंगे और आगे बढ़ते हैं। और डेफिनेट इंटीग्रेशन बस खत्म, फिजिक्स के लिए बस इतनी ही जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी थोड़ी सी एक दो बात और जानेंगे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को लेके। ध्यान से देखो, देखो एप्लीकेशन ऑफ, अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम हड़बड़ी में हैं क्योंकि अभी एक क्लास लेना है हमको, तुरंत ऑनलाइन ही क्लास है, इसीलिए लेक्चर अगर ज्यादा खिंच गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो एप्लीकेशन देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्या होता है। तो यूज्ड इन फाइंडिंग एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। कर्व के अंदर जो एरिया है उसको पता करने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। उस बात को हम लोग यहां पे भी समझ सकते हैं, लेकिन अगला एग्जांपल लेके समझेंगे, वहां पे भी समझेंगे और यहां पे भी समझेंगे। मान लो कि ये हमने क्या किए, हम एक्स एक्सिस प्लॉट कर दिए और ये वाई एक्सिस प्लॉट कर दिए, और y जो होता है वो फंक्शन एफ के ही इक्वल होता है, हाँ कि ना। इस फंक्शन एफ को ही तो y बोलते हैं, मतलब x की वैल्यू रखते जाओ y की वैल्यू मिलती जाएगी, हाँ कि ना। तो ये जो y है क्या एफ के इक्वल है, x की वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो अगर मान लो कि कोई भी कर्व, एक जनरल कर्व हम बना दें ऐसे, और अब हमको पता करना है कि यहां से, हमको पता करना है कि यहां से इस पॉइंट को मान लेते हैं, लेट्स से x1 मान लेते हैं, और इस पॉइंट को हम लोग x2 मान लेते हैं। हमको क्या करना है, यहां से x1 से x2 तक एरिया कैलकुलेट करना है। x1 से x2 तक ये जो इनक्लोज्ड एरिया है, ये जो इनक्लोज्ड एरिया, ये इनक्लोज्ड एरिया मिल रही है, इस इनक्लोज्ड एरिया को अपने को पता करना है कि इस इनक्लोज्ड एरिया का वैल्यू क्या होगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड अंडर द कर्व एंड पॉइंट्स। जो पॉइंट्स है और जो कर्व है उसके बीच में एरिया कितना इनक्लोज्ड हो रहा है अपने को वो पता करना है। तो इसके लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो ध्यान से देखो, हम लोग जब एरिया लिखते थे, मान लो रेक्टेंगल का, जब हम लोग एरिया लिखते थे रेक्टेंगल का, तो क्या होता था, लेंथ इनटू ब्रेथ होता था, हाँ कि ना। स्क्वायर का एरिया लिखते थे, वहां पे साइड स्क्वायर होता था। लेकिन यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ऐसा कोई भी सर्टेन फिगर नहीं बन रहा है, यहां पे कुछ भी इधर उधर सा, मतलब कर्व, अजीब सा कर्व बना हुआ है, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ कि ना। अजीब सा कर्व बना है, लेकिन इसकी एरिया हम लोग को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसकी एरिया क्या करनी है, हमने को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये अपना मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस है, और कर्व ऐसे बनी हुई है, हाँ कि ना, कर्व ऐसे बनी हुई है, ये एक्स एक्सिस है। अच्छा सर, अब इसका एरिया जो है हमको यहां से x1 से x2 तक पता करना है, ये x2 है, ये x1 है। तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इस एरिया को तुम पूरा पता नहीं कर सकते हो, इस एरिया को तुम लोग पूरा पता नहीं कर सकते हो, लेकिन तुम क्या करो, एक स्ट्रिप छोटा सा तोड़ लो। एक क्या करो, स्ट्रिप मार लेते हैं, ये स्ट्रिप क्या किए तुम तोड़ लिए। एक छोटा सा टुकड़ा ले लो, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, मान लेते एकदम छोटा सा टुकड़ा लिए जिसको dx बोल रहे हैं। अरे यार, ये dx क्या है, ये dx है चेंज इन x। ये dx क्या है, चेंज इन x, और वो dx क्या है, छोटा सा dx है, मतलब छोटा सा लेना है अपने को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटी सी एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे।
इस छोटी सी एरिया को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और यहां से x1 से लेके x1 तक लेके क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करना मतलब समेशन करना। अब ध्यान, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुनो, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे कि अब ध्यान से देखो कि यहां पे कोई भी एक पर्टिकुलर रेक्टेंगल नहीं बन रहा है, रेक्टेंगल या स्क्वायर या कोई भी शेप नहीं बन रहा है जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगा सके। लेकिन अगर मान लो कि हम लोग यहां पे छोटा छोटा स्ट्रिप तोड़ दें, छोटा छोटा स्ट्रिप तोड़ दें, क्या करें, छोटा छोटा स्ट्रिप तोड़ दें, और स्ट्रिप तोड़ दो, यहां पे भी छोटा सा पकड़ लो, हर जगह छोटा छोटा स्ट्रिप पकड़ लो, और ये छोटा स्ट्रिप देखो, ये छोटा स्ट्रिप की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो छोटा स्ट्रिप होगा क्या वो ऐसे बनेगा, क्या वो ऐसे बनेगा, तो इसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लो, उसकी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर लो। तो ध्यान से देखो, क्या ये छोटा वाला जो स्ट्रिप है क्या एज अ रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का एरिया अपने को पता है, रेक्टेंगल का एरिया अपने को पता है, तो क्या इस तरह से छोटा वाला रेक्टेंगल निकाल, छोटे वाले रेक्टेंगल की एरिया निकाल के और सारे रेक्टेंगल अगर ऐड कर दो तो क्या एरिया ऑफ द ये इनक्लोज्ड एरिया मिल जाएगी, हाँ की ना, हाँ सर मिल जाएगी। लेकिन ये सर dx बहुत छोटा है, ये dx बहुत छोटा है, मतलब dx जो है वो जीरो की तरफ ट्रेंड करेगा, मतलब बहुत छोटा सा ले रहे हैं। तो क्या इस रीजन में क्या इनफाइनाइट इस तरीके से रेक्टेंगुलर प्लेट मिलेंगे, हाँ ना बोलना पड़ेगा। इस रीजन में क्या इनफाइनाइट रेक्टेंगुलर प्लेट मिलेंगे, मतलब क्या जितना छोटा टुकड़ा होगा क्या उतना अच्छा रेक्टेंगल बनेगा, क्या उतना एग्जैक्ट जो है अपने को आंसर मिलता जाएगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा। उम्मीद कर रहे हैं तुम लोग समझ रहे होगे, अगर बोर्ड पे रहते या सामने रहते ना तो और अच्छे से समझाते, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, ये छोटा छोटा टुकड़ा तोड़े, तो जितना छोटा टुकड़ा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे ऐसे घुमा हुआ है यहाँ पे, तो अगर ये हम लोग dx छोटा सा नहीं लेंगे ना तो ये ऐसे फिगर हो जाएगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा, और ये रेक्टेंगल नहीं आप लोग को पता होगा, लेकिन इसका dx जितना छोटा रखेंगे हम लोग, ये जो इसका रेक्टेंगल का ये वाला शेप है वो उतना एग्जैक्ट बनेगा, हाँ की ना। तो क्या इस तरीके से हमको बहुत छोटा छोटा टुकड़ा इस तरीके से उठाना होगा, तो जितना ज्यादा छोटा टुकड़ा उठाएंगे उसका स्ट्रिप जो है क्या ज्यादा बनाना होगा, तो लिख दे रहे हैं जितना छोटा टुकड़ा होगा, जितना छोटा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा स्ट्रिप बनेगी, उतनी ज्यादा स्ट्रिप बनेगी। तो क्या उतनी ज्यादा स्ट्रिप बनेगी तो ऐड करने में क्या तुम लोग पागल हो जाओगे, ऐड करने में क्या तुम लोग पागल हो जाओगे, तो तुम लोग को पागल हम नहीं होने देंगे। तो तुम लोग को जब हम पागल नहीं होने देंगे तो क्या कोई तरीका बताएंगे, बोलो हाँ सर बताएंगे तरीका। तो वो तरीका क्या है, वो तरीका यही है कि आप इंटीग्रेट कर लीजिए। आप देखिए क्या करिए, ध्यान से देखो, हम क्या किए, एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ रहे हैं तुम लोग की आंख के सामने, ध्यान से देखना। हम क्या किए, मान लेते हैं, एक मिनट, हाँ ये जो है छोटा सा टुकड़ा पकड़े, और इस छोटे से टुकड़े में ये जो है लेंथ है वो dx है, और ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये क्या y है, ये क्या y है, ध्यान से देखो ये y तो है, ये y पे जितना भी चले हो तुम, ये y पे जितना भी चले हो तुम, चाहे तुम यहां पे ले लो तब भी y लिखोगे, चाहे तुम यहां पे ले लो तब भी y लिखोगे। तो क्या ये एज अ रेक्टेंगल बिहेव करेगा, हम लिख दे रहे हैं ये भी बात, एज अ रेक्टेंगल बिहेव करेगा, एज अ रेक्टेंगल बिहेव करेगा, ये क्या करेगा, एज अ रेक्टेंगल बिहेव करेगा। तो रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है सर, रेक्टेंगल की एरिया होती है क्या, एफ एक्स वाई इंटू एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ये वाई है, लेंथ इंटू ब्रेथ dx है। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तुमको, हाँ कि ना। और कहां से कहां तक एरिया निकालनी है सर, x1 से x2 तक एरिया निकालनी है, तो नीचे x1 ले लो क्योंकि x1 से स्टार्ट करना है और x2 पे खत्म करना है, हाँ कि ना। तो इस y dx को क्या तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स dx, ओ सॉरी एक मिनट, स्मॉल एफ लिए हो ना भैया, ये कैपिटल एफ तो इंटीग्रेशन के बाद आएगा ना, तो हम लोग स्मॉल एफ एक्स dx, और कहां से कहां तक हो रहा है, x1 से x2 तक हो रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो कैपिटल एफ एक्स टू, एक मिनट यहां 2 होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ की ना, लोअर लिमिट क्या है 1 है, हाँ की ना। तो ये बात तुम लोग को समझ में आया कि हम लोग क्यों डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो कैसे एरिया निकल रही है, आप लोग को बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो हम बोले थे ना, इंटीग्रेशन जो होता है वो स्पेशल काइंड ऑफ समेशन होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, स्पेशल काइंड ऑफ समेशन होता है। जो बार बार छोटा छोटा रेक्टेंगल इसमें बनेगा ना, उसको जोड़ते जोड़ते तुम पागल हो जाएगा, आई बात समझ में। तो उसको बार बार जोड़ना न पड़े इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये छोटा सा टुकड़ा आ गया, उसके बाद ये जो बगल वाला टुकड़ा ये अपने आप ले लेगा, आई बात समझ में कि नहीं आई। तो x1 से x2 तक इंटीग्रेट कर दिए तो इस कर्व के अंदर कितना एरिया इनक्लोज्ड हो रहा है वो इनक्लोज्ड एरिया अपने को मिल जाएगा।
अब ध्यान से देखो, अगर इस कर्व का पूछे, अगर इस कर्व का पूछे तो इनक्लोज्ड एरिया इस कर्व का ये है, तो इस कर्व का अगर इनक्लोज्ड एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो एरिया कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ एक्स ये मान ले, हम पकड़ लेते हैं हम ये वाला इतना हिस्सा, तो ये क्या है, ये dx है, और ये क्या है, y है, तो y जो होता है वो fx के ही इक्वल होता है, तो ये fx dx और a से b तक, तो a, अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, fb माइनस fa। फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो, कैपिटल fa, fb माइनस कैपिटल fa, फंक्शन को इंटीग्रेट कर लो और उस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू है वो पुट कर दो। हाँ कि ना? हाँ सर, आपकी बात समझ में आ गई। अच्छा सर, आगे आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन पे आगे। देख लो, एक दो क्वेश्चन देख लो छोटा छोटा, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लो क्वेश्चन हम दे रखे हैं कि तुम्हारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स क्या है, एक फंक्शन है, और तुमको जो है इसकी वैल्यू बतानी है फ्रॉम फ्रॉम 3 to 4, 3 से 4 तक वैल्यू तुमको बतानी है इसकी, 3 से 4 तक, ठीक है। इसको हम इस तरीके से बनाते हैं, 3 से 4 तक क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब 3 में इंक्लूड कर रहे हैं, 4 में इंक्लूड कर रहे हैं, तो एरिया बताना है तुमको। देखो अब ध्यान से, y इक्वल टू एक्स एक कर्व है, ये कर्व है भैया। अब कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है, वो क्वेश्चन बताएगा कि ये कर्व है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंक्लोज हो रहा है, इस फंक्शन के अंदर इंक्लोज जो एरिया वो अपने को बताना है। फाइंड आउट लिख दे रहे हैं हम, ये फाइंड आउट द enclosed area in this function। इस फंक्शन में जो enclosed एरिया है बिटवीन 3,4, 3 से 4 तक। तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा। तो क्या करोगे तुम लोग, इंटीग्रल ऑफ y dx, 3 से 4, 3 से 4 तक इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रल ऑफ x dx y की वैल्यू पुट कर दो, 3 से 4। अब x dx क्या होता है, पिछले टर्म पे इंटीग्रेशन करना सिखाए थे, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा ये, हाँ कि ना, और ये 3 से 4 हो जाएगा। तो हम क्या बोले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x में अपर लिमिट की वैल्यू रखो, x में लोअर लिमिट की वैल्यू रखो और इंटीग्रेट कर दो। ध्यान से देखो, इंटीग्रेट कर रहे हैं, 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा अपॉन 2, माइनस 3 रखेंगे तो ये 9 हो जाएगा अपॉन 2, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 7 अपॉन 2। तो एरिया इतना यूनिट स्क्वायर हो जाएगा, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 7 अपॉन 2 यूनिट स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लो, अगले क्वेश्चन, अगले पेज पे आते हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, और छोटा ही सा इंटीग्रेशन पूछेगा, ऐसा मत सोचना कि बहुत कठिन इंटीग्रेशन पूछ लेगा। अगला क्वेश्चन मान लेते हैं, y इक्वल टू दे रखा है अपने को साइन 2x प्लस 3, और अपने को जो है 0 से पाई बाई 2 तक अपने को एरिया पता करनी है। इस फंक्शन में कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है, 0 से पाई बाई 2, ये पता करना है। ध्यान से देखो, हम सॉल्व कर रहे हैं, जल्दी से, लेट नहीं करेंगे, बस ये आखिरी क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, इंटीग्रल ऑफ y dx से 0 से पाई बाई 2 तक पता करना है, 0 से पाई बाई 2 तक पता करना है। तो इंटीग्रल में साइन 2x प्लस 3 जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 2, और फिर ये 0 से पाई बाई 2 तक। कॉस कैसे आया पता है ना, और ये 2 कैसे डिवाइड हुआ पता है कि नहीं, पिछला, अगर नहीं पता है तो पिछला वाला जाके लेक्चर देखो ध्यान से, ठीक है, उसमें पता चल जाएगा। अब अच्छा आ जाओ, अगर अब इसको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब x की जगह वैल्यू पुट कर दो, तो x की जगह वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 3 अपॉन 2, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस cos, वैल्यू बस पुट कर रहे हैं, cos 3 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको क्या करो, सॉल्व करो। तो मेरा मकसद केवल यही है कि आप लोग को कैसे वैल्यू पुट करना है, बस वही समझा, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन जो है हम रैंडम बनाए, ठीक है, तो इसमें कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, बस केवल आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और x में वैल्यू पुट करनी है। जैसे देखो x में यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दिए हैं, उसी तरीके से आपको क्या करना है, x में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर, आई बात समझ में। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं सर, क्या करेंगे हम लोग, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लो, सॉरी अगला क्वेश्चन नहीं, हो गया, क्वेश्चन हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा थोड़ा सा समझ लेते हैं, बस हो गया भैया, ज्यादा नहीं बहस करेंगे इस पे। अगला क्वेश्चन देख लो, अरे अगला टॉपिक देख लो, मैक्सिमा मिनिमा। बस उतना ही जरूरत होता है फिजिक्स में, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये टॉपिक है अपना। और एक मिनट यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्स लिख लो, हमको लग रहा है क्योंकि हम अपने से बनाए ना, देख लेना अपने हिसाब से। तो ये 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते क्यों।
इधर उधर वाला क्वेश्चन फालतू का बनाए, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके ध्यान से देखो ये cos 3 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 3 है वो वाली वैल्यू है, क्या कहते हैं, न ये डिग्री में है और न ही ये रेडियन में, इसीलिए बदल रहे हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन सीख बनाना भी सीख जाओ यहीं पे हाथों हाथ, ठीक है। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे 3x जब रख के सॉल्व करोगे इसको, तो ये हो जाएगा sin 5x, ये sin 5x dx हो जाएगा, यहाँ dx होगा भैया sin 5x। अरे यार ये गलती मत पकड़ने लगना तुम लोग की मास्टर गलत पढ़ा रहा था, ठीक है, वो हम 3 यहाँ पे जल्दी से अपने से रैंडम क्वेश्चन बनाए थे ना, तो वो ध्यान नहीं गया था उस टाइम पे। तो जब अगर तुम यहाँ पे 3 रह जाएगा ना, तो cos 3 की वैल्यू क्या होगी बताओ, ये 3 जो होना चाहिए, ये थीटा जो है एंगल है ना, या तो ये रेडियन में रखो, या तो डिग्री में रखो, या तो मिनट सेकंड में रखो, हाँ कि ना, और हम इसको 3 में रख दिए हैं, तो इसका 3 का कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इसको ऐसे बना लिए हैं। फिर तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे ना भैया, तो ये आएगा माइनस ऑफ कॉस 5x अपॉन 5, ये आएगी इसकी वैल्यू। 5 क्यों डिवाइड कर रहे हैं ये भी पता होगा, अब 0 से पाई बाई 2 इसकी वैल्यू रख लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस 5 पाई बाई 2 अपॉन 5 माइनस, अब ये माइनस लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस, और यहां पे भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 5 इंटू 0 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2। अब x की जगह यहाँ लोअर लिमिट में क्या रखा है, 0 रखा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना भैया कि मास्टर गलत पढ़ा दिया। आ जाओ मैक्सिमा मिनिमा पे देखते हैं अब क्या बात है। मैक्सिमा मिनिमा होता क्या है, तो तुमको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ढूंढो कि कहाँ मैक्सिमम है और कहाँ मिनिमम है। चलो अच्छा एक एग्जांपल से बात करते हैं। मान लो कि हम ग्राफ बनाए, एक्स वाई ग्राफ बनाए, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हम यहाँ पे ग्राफ बना दिए। अब तुम इस ग्राफ को देख के बताओ कहाँ पे मैक्सिमम आया और कहाँ पे मिनिमा आया। तो कोई भी देख के बता देगा कि सर या इस वाले पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को x1 मान रहे हैं और इस पॉइंट को x2 मान रहे हैं, तो कोई भी देख के बता देगा कि ये जो पॉइंट है सर ये मैक्सिमा आया और ये वाला पॉइंट क्या आया, मिनिमा आया, हाँ कि ना। तो यही बताना होता है मैक्सिमा और मिनिमा में कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा आया और कौन सा पॉइंट मिनिमा आया। लेकिन सर ये बताइए, अगर मान लीजिए कोई फंक्शन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दे, 2x प्लस 3 तो आसान हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3 दे रखा है, तो 2x साइन x का तो अपने को कर्व पता है, साइन x का तो अपने को कर्व पता है, लेकिन 2x प्लस 3 का कर्व अपने को नहीं पता है। और याद रखना जितने भी मैथ्स के स्टूडेंट देख रहे हो, तुमको जब फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो इसका भी कर्व बनाना सिखाया जाएगा, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो इस टॉपिक पे हम जंप नहीं करेंगे, नहीं तो ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। तो सर ग्राफ बार बार बनाएंगे तो ग्राफ हमको याद भी होना चाहिए, लेकिन हमको तो ग्राफ याद ही नहीं होता, ये दिक्कत है अपने साथ, अपने को ग्राफ याद नहीं होता है सर, क्या करें। तो अब देखो मैक्सिमा मिनिमा अगर तुम नहीं याद रख पाते हो और तुमको पता करना है कहाँ मैक्सिमा होगा और कहाँ मिनिमा होगा, तो ध्यान से देखो, पहले हम मैक्सिमा पता करना बताएंगे, जैसे मैक्सिमा पता करेंगे उसी तरीके से मिनिमा भी पता होगा। तो ये पॉइंट क्या है, x1 मैक्सिमा का पॉइंट है, हाँ कि ना। तो देखो हम मैक्सिमा बताने वाले हैं कि कैसे मैक्सिमा पता करते हैं हम लोग। तो ध्यान से देखो, मान लो कोई फाई इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स है। अब इस फंक्शन में बताना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, किस पॉइंट पे मैक्सिमा आएगा, ठीक है। तो कोई फंक्शन दिया होगा तभी तो बताओगे ना कि मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा। ये जो कर्व बनाए ये भी कोई फंक्शन ही होगा ना, तभी तो कर्व आया। अरे यार एक्स और वाई की वैल्यू पुट करोगे तभी तो कर्व आएगा, एक्स रखोगे तभी तो वाई आएगा। तो मान लेते हैं कोई फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स है, अब इसका मैक्सिमा बताना है तुमको, इसका मैक्सिमा बताना है। तो पहला स्टेप क्या है कि इस फंक्शन को क्या करो तुम, डिफरेंशिएट कर दो। ये जो फंक्शन अपने पास है इस फंक्शन को क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट जब किए उसके बाद इसको जीरो की इक्वल कर दो, इसके बाद इसको क्या करो, जीरो की इक्वल कर दो। तो जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और जीरो की इक्वल किए, तो क्या अब यहां पे जीरो के जब इक्वल आया, जब जीरो के इक्वल आया, तो क्या अब ये फंक्शन की वैल्यू तुम पता कर सकते हो। अब अगले स्टेप में क्या करना है, फाइंड द एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की क्या करो, वैल्यू पता कर सकते हो y इज इक्वल टू 0 लगा के, हाँ कि ना। एक्स की वैल्यू पता चल गई, सॉल्यूशन पता करना है एक्स का, तो सॉल्यूशन पता चल गया। अब सॉल्यूशन पता चलने के बाद तुम क्या करो, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इसके ये डिफरेंशिएट किए फिर एक बार और डिफरेंशिएट किए। तो जब दो बार डिफरेंशिएशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर। मतलब इसका मतलब क्या है कि दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है। कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है भैया, दो बार डिफरेंशिएशन हुआ है, हाँ कि ना। तो सर दो बार डिफरेंशिएशन हम लोग कर दिए, मतलब यही फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कर देना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंफ्यूज मत होना। और इसमें यहां पे जो x की वैल्यू पता की है ना, वो x की वैल्यू रख दो। फंक्शन जब डिफरेंशिएट, अभी क्वेश्चन करके दिखाएंगे, चिंता मत करना। ये अब फंक्शन डिफरेंशिएट कर लिए, अब डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करो, x की वैल्यू पुट कर दो। अगर x की वैल्यू पुट करने पे इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर वो लेस देन जीरो होगी, अगर वो लेस देन जीरो होगी, तो ये क्या होगा, अपना मैक्सिमा होगा।
ये क्या होगा अपना मैक्सिमा होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब इसको हम करके भी दिखाएंगे। y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको डिफरेंशिएट किया, x की वैल्यू पता किए, उसके बाद क्या करो, उस x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करो और वैल्यू पुट कर दो, अगर लेस देन 0 आया तो मैक्सिमा होगा। हाँ की ना? ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बात याद रखना। अभी थोड़ा सा और डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन जल्दी से हमको क्वेश्चन पे जंप करने दो, नहीं तो कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, 11th के फ्रेशर्स है ना, इसलिए। ठीक है, अब मिनिमा पे भी बात कर लेते हैं जल्दी से। मिनिमा क्या होता है? मिनिमा अगर पता करना है कि कौन सा पॉइंट मिनिमा है, तो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया है, एक बार इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किए, जैसे पिछले बार किए थे, 0 की इक्वल लगाए, x की वैल्यू पता करो, x की वैल्यू क्या करो, पता करो, और x की वैल्यू जैसे ही पता चली तुरंत क्या करो, एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, इसी फंक्शन को एक बार और, इस फंक्शन को, ये जो फंक्शन आया है इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, और क्या करो, x की वैल्यू रख दो। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पॉइंट ऑफ, ये जो x होगा ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये x क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब इसमें हमको एक दो और बात बतानी है, लेकिन उससे पहले जल्दी से हम क्वेश्चन पे जंप कर जाए, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आओ देख लेते हैं जल्दी से, कि जब इसको डिफरेंशिएट करोगे एक बार, तो ये आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब इसका 3x स्क्वायर प्लस 4x आंसर आ गया, अब इसको 0 के इक्वल दिखा दो, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x जब 0 के इक्वल दिखाओगे तो x कॉमन हो जाएगा, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू या तो 0 आएगी, या तो x की वैल्यू -4/3 आएगी। अब इस दोनों पॉइंट पे चेक करना है कि ये x, ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो अब क्या करोगे, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और जब डिफरेंशिएट किए, अब समझ में आ जाएगा आप लोग को। एक बार और जब डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो दैट ये क्या हो जाएगा अपना, ये बच जाएगा अपना क्या, 6x प्लस 4 ये बचा। अब क्या बोले हम, x की वैल्यू इस पे पुट कर दो, ये देखो यही स्टेप से चल रहे हैं हम, कुछ और अलग से नहीं चल रहे हैं। अब x की वैल्यू इसमें पुट कर दे हम, तो x की वैल्यू पहले 0 रख के देखो, तो x की वैल्यू जब 0 रख के देखोगे तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 4। तो यहां पे बताओ इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 4 आया। तो क्या ये जो 4 है वो क्या ग्रेटर देन है, वो ग्रेटर देन है, 0 से ये बड़ा है, 4 क्या 0 से बड़ा है ना भैया, 4 जब 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। क्यों? क्योंकि जब d2y अपॉन dx स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो ना, ग्रेटर देन 0 हो, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। अब यहाँ पे -4/3 की भी वैल्यू पुट करके चेक कर लो, तो जब 6x प्लस 4 में x इज इक्वल टू -4/3 रखोगे, तो दैट विल बिकम 6 इंटू -4/3 प्लस 4, और इसको जब करोगे तो 2 आ जाएगा, और 2 4 8 होता है, दैट विल बिकम -8 प्लस 4 एंड दैट विल बिकम -4। अब क्या ये नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर इज लेस देन 0, इज लेस देन 0, हाँ की ना, लेस देन 0 होगा, हाँ हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, लेस देन 0 होगा, तो ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, मैक्सिमा होगा, यानी कि ये जो -4/3 है ये मैक्सिमा का पॉइंट देगा, और ये क्या देगा, ये मिनिमा का पॉइंट देगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो क्या इस तरीके से तुम लोग क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा होगा और कौन सा पॉइंट मिनिमा होगा, हाँ की ना, हाँ ना बोलना पड़ेगा भैया, हाँ सर चेक कर लेंगे कौन सा मैक्सिमा और कौन सा मिनिमा, ये रूल अप्लाई करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से सॉल्व करके भी दिखा दी, यही एप्लीकेशन है, और कुछ भी ऐसा एज सच कोई टफ नहीं है। अब मैक्सिमा मिनिमा का बात क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि फिजिक्स में इसका जरूरत पड़ेगा, जहां पे मैक्सिमा होता है वहां पे एनर्जी जो होती है वो ज्यादा होती है, मैक्सिमा पे एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और मिनिमा पे एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। तो एनर्जी की जब बात आएगी तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के बारे में चर्चा करेंगे। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैक्सिमा होगा, तो ये लेस देन 0 क्यों है, जब मैक्सिमा होगा तो ये लेस देन 0 क्यों है। हम बोलते हैं अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोग का, ये क्वेश्चन हम दिमाग में डालें जानबूझ के, और हम थोड़ा सा जल्दी में हैं क्योंकि ये क्लास लेना है यार, इसके जस्ट बाद तुरंत हमको। ठीक है, ये लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 का मतलब कि ये छोटा है 0 से, और ये मैक्सिमा बोल रहा है, छोटा होने के बावजूद भी मैक्सिमा बोल रहा है। उसका रीजन सुनो, तो ये बात बताओ कि इस कर्व में क्या ये वाला पॉइंट मैक्सिमा देगा, ये मान लेते हैं एक फंक्शन हम लोग ड्रॉ किए, और ये वाला पॉइंट क्या मैक्सिमा देगा, हाँ की ना, ये वाला पॉइंट मैक्सिमा देगा, देख के पता चल रहा है कर्व। लेकिन अगर ध्यान से स्लोप की बात करो, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे तो स्लोप देखो घटता जाएगा, जैसे जैसे तुम ऊपर जाते जाओगे स्लोप घटता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे स्लोप घटता जाएगा। तो स्लोप घटने की वजह से इसका जो ये जो डबल डिफरेंशिएशन है ये लेस देन 0 आ रहा है। मतलब जैसे जैसे तुम देखो यहाँ पे स्लोप देखो ज्यादा है,
लेकिन यहाँ पे स्लोप देखो कम है, यहाँ पे ऐसे बनेगा कर्वेचर, और यहाँ पे तो और कम है, यहाँ पे तो और कम है, और यहाँ पे तो बिल्कुल भी जीरो स्लोप है, ये जीरो स्लोप है, यहाँ पे आदमी पैदल चल सकता है, हाँ कि ना। तो स्लोप देख रहे हो, ऊपर जाते समय स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो कम होने की वजह से ये लेस देन जीरो, लेस देन के साइन यहाँ पे लगा है। आई बात समझ में कि नहीं आई? लेकिन अगर तुम मिनिमा में चले जाओ ना, तो ध्यान से देखो, इस अगर हम कोई कर्व बना दे, मान लो ये अपना फंक्शन, ये कर्व हम बनाए यहाँ पे, ये कर्व, तो यहाँ पे मिनिमा अगर कोई भी देख के बताए तो मिनिमा क्या यही पॉइंट होगी मिनिमा। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, तो स्लोप जो होगा ना, जो अपना स्लोप होगा तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखो स्लोप, देखो ये स्लोप है अपना, ये थीटा है, लेकिन जब आगे यहाँ पे मीट करेगा तो ये, और ये स्लोप था, और यहाँ है तो स्लोप, ध्यान से देखो स्लोप क्या बढ़ता जा रहा है, बार बार स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, और यहाँ पे स्लोप बढ़ता जा रहा है। तो क्या बार बार यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आएगा तब तो एकदम खतरनाक वाला स्लोप बढ़ेगा, देख रहे हो मेरा मार्कर भी बाहर चला गया। तो स्लोप बढ़ने की वजह से यहाँ पे ग्रेटर देन का जीरो का साइन आता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? स्लोप का मतलब समझ रहे हो, स्लोप बार बार क्या है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, थीटा बढ़ता जा रहा है, तो क्या स्लोप भी बढ़ता जा रहा है, हाँ कि ना। तो स्लोप यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से ये क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो आता है मिनिमा पे, और मैक्सिमा पे ये क्या होता है, लेस देन जीरो आता है। वैसे बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन पता है दिमाग में रहता है तो चला जाता है, ठीक है। तो ये बात हुई। तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे सॉल्व करेंगे, और उसको दिल पे मत लेना y इक्वल टू एक्स क्यूब वाले पे। ये फंक्शन जब पढ़ा, सॉरी, जब मैक्सिमम मिनिमम आपको सर पढ़ाएंगे जब क्लास 12th में, तब आपको जरूरत पड़ेगा, तब वो आपको बताएंगे कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अगर जीरो की इक्वल आ जाए तो शक क्रिएट होता है, पूरा 2-3 कंडीशन उसमें होती है, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर जीरो की इक्वल आ गया तो शक जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि ये मैक्सिमा ही होगा। मतलब ऐसा ऐसा 2-3 कंडीशन आप लोग को लिखाया जाएगा, और उसकी एज सच कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो देखिए ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, इसलिए टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो ज्यादा परेशान मत होना कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, बस जितना हम यूज कराए हैं उतना ही यूज होता है, और कोई यूज नहीं होता इसका। बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में जितनी बात समझाए हैं उतना होता है, और ये एरिया वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, और ये क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन घर पे अपने पास अगर कोई बुक है तो उससे प्रैक्टिस करो, और मैक्सिमम मिनिमम में इतना ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है, ज्यादा के लिए मत चले जाना। मैथ वाले बच्चों तुमको खुद ही पढ़ाया जाएगा, और बायो वाले बच्चों तुमको बस इतना ही जरूरत है, ठीक है। और फिजिक्स के लिए भी मेरे इतना ही जरूरत है, ऐसी बात नहीं कि केवल बायो वाले, अपने फिजिक्स के मतलब के लिए इतना ही जरूरत है। और क्लास 12th में तुम लोग को घिसवा के पढ़ाएंगे यार, चिंता मत करो, ठीक है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हुआ, डिफरेंट इंटीग्रेशन के बारे में हुआ। अगले टर्म पे ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी 20 से 25 मिनट का लेक्चर होगा मुश्किल से, और उसके बाद फिर हम लोग वेक्टर पे जंप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी से चैनल को फिर से बोल रहे हैं यार सब्सक्राइब कर लो, और सपोर्ट दिखाओ, बहुत नया नया काम कर रहे हैं हम फील्ड, इस फील्ड को लेके। तो और जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाओगे ना, तो मतलब अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है, तुम लोग के लिए, उसके लिए। तब तक के लिए फिर चलते हैं, और सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान देना, अपने हेल्थ का ध्यान देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।